नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। चलिए अभी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग रेडी है ना? कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। चलिए सर, सभी लोग रेडी हैं तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका ये रहा। 100 तक हो चुका। उसके आगे ये पहला क्वेश्चन कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन सा है। देखिए अल्प प्राण वर्ण की बात हो रही है तो सभी को पता है भाई अल्प प्राण वर्ण क्या होता है। भाई हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो आपका क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो पहला है ये का और गा, देखा ये पहला है और का खा गा ये तीसरा है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है वो आपका अल्प प्राण हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो अंतःस्य व्यंजन होते हैं यार अलावा वो भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नांकित में से कौन होगा। देखिए वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है पूछ रहा है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नांकित में से क्या होगा। तो सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वाक्य का शब्द युग्म। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि शब्द है तो याद रखिएगा अनुच्छेद का जो शब्द युग्म होता है वो आपका वाक्य होता है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा। देखिए बेइंसाफी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेइंसाफी में तो आपका यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर बे होना चाहिए था। चलिए अब जवाब दीजिए। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंसाफी शब्द है उसमें बे एक उर्दू उपसर्ग है, इसका यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बे से आपके बहुत सारे बने हुए हैं, उपसर्ग से बने हैं, जैसे बेईमान हो गया, बेहिसाब हो गया, बेजोड़ हो गया, बेजान हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कह रहा है किस शब्द की रचना जो है आपकी प्रत्यय से हुई है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका रचयिता है, अभियोग है, व्यायाम है, सर्जनेच्छा है, सभी लोग को जवाब देना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रत्यय की बात करते हैं तो यहाँ पर रचयिता में आइता, देखिए आइता इस प्रत्यय का यूज किया गया है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभियोग में अभि उपसर्ग यूज किया गया है, व्यायाम में वी उपसर्ग यूज किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है यहाँ पर प्रत्यय के माध्यम से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नांकित में आपको विशेषण बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आप लोग देखते हुए चलिएगा। आपको यहाँ पर विशेषण बताना है। विशेषण कौन सा है तो देखिए ध्यान से, सुलेख है, हव्य है, पुष्पित है और आपका पौरुष है। तो इन सब में आपको विशेषण ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 105 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है, हव्य। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हव्य का मतलब होता है बेसिकली हवनीय, तो हव्य यहाँ पर विशेषण शब्द हो जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा सुलेख है, पुष्पित है, पौरुष है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बताइए सर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा जो भाषा है आपकी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, आपको ये बताना है। तो याद रखिए कन्नौज है, तेलुगु है, बांगरू है और अवधी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जो तेलुगु भाषा है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कन्नौजी बांगरू की बात करते हैं। कन्नौजी और बांगरू ये पश्चिमी हिंदी की बोली है और अवधी आप सभी को पता है अपने पूर्वी हिंदी में बोली जाती है, जैसे कि जहाँ की हम लोग की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म करते हैं सर, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलेंगे। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाली। तो दोस्तों याद रखिएगा पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया उपनिषदों की संख्या कितनी है। सभी को पता है भाई उपनिषद कितने होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है सर कितने उपनिषद होते हैं। फटाफट, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर 108। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भाई उपनिषद इसका मतलब क्या होता है, समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद कहलाता है। इसी को हम लोग वेदांत भी बोलते हैं। तो कुल कितने होते हैं दोस्तों, आपके 108 होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, जो आपका छा वर्ड है, देखिए जो छा वर्ड है ये किसके योग से बना है। देखिए छा वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो बताना है आपको किसके योग से बना है। कई बार ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही बात है सर।
सर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आधा का और यहाँ पर खट्टी सा दिया गया है, इसके योग से बनता है। वैसे सा में हलंत लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 100% यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको सेफ स्कोर वाला वीडियो देखना है, या अगर आपको जो भी मैंने आपको सेफ स्कोर 8 दिन में तैयारी कैसे करें, आज मैंने एक वीडियो बनाया था। तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहला ही लिंक मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिएगा। और पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा विद आंसर की के साथ, तो पीडीएफ भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाला है। और कल का भी पीडीएफ वाले कल की वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है, बताइए सर। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है, फटाफट सभी को जवाब देते हुए चलना है सर। 110। याद रखिए दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी होती है, याद रखिए दोस्तों 52 होती है। कितनी होती है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या 52 होती है, जिसमें आप सभी को पता है 13 स्वर होते हैं और 39 आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। वर्ड पूछा गया है, व्यंजन नहीं पूछा है, तो टोटल आपके स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर हो जाएगा 52। क्लियर है। चलिए आते हैं 111 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, कौन सा मानक वर्ड है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताना है सर आपका कौन सा मानक वर्ड है। फटाफट सभी लोग जवाब देंगे। सर इतनी देर हो गया, अभी तक सिर्फ 10 क्वेश्चन हुए, जल्दी जल्दी करेंगे सर। 111 की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए मानक वर्डों की अगर हम बात करते हैं, तो भाई मानक वर्ड यहाँ पर दिखाया तो झा हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झा जो है आपका एक मानक वर्ड है, जो कि तालव्य वर्ड भी है। और झा वर्ड के पहले झा वर्ड को जो पहले हम लोग इस तरह से लिखते थे, देखिए आधा भा और का मिला दो ना, तो उसे जो आपका ये होता है, तो इसको हम लोग पहले इस तरह से झा को लिखा जाता था। तो अब इसका मानक रूप जो है आपका झा हो गया है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि ज्ञा वर्ड किन वर्डों के सहयोग से बना है। क्वेश्चन नंबर 112। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर जो आपका ज्ञा वर्ड है वो किन वर्डों के सहयोग से बना हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए दोस्तों। अगर हम ज्ञा की बात करते हैं तो सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधा ज्या और इया मिलकर बना है आपका ज्ञा वर्ड। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर 2, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा को किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, बताइए सर। हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो बेसिकली राजभाषा है नहीं, राष्ट्रभाषा है नहीं, और तकनीकी भाषा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य भाषा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो भक्ति काल के आपके कवि रहे थे, उन्होंने काव्य भाषा में ब्रज भाषा का यूज किया है। तो बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम क्या है, बताइए सर। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों 114 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सौरसेनी। पहले भी मैंने आपको बता दिया है, सौरसेनी अपभ्रंश से आपका राजस्थानी भाषा हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मागधी दिया गया है, तो मागधी अपभ्रंश से भैया बिहारी हिंदी का अब उद्भव हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्राचड़ दिया है, ब्राचड़ के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो ब्राचड़ जो अपभ्रंश है इसी से भैया आपका पंजाबी भाषा, सिंधी भाषा, और यहाँ पर अगर हम महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करते हैं तो इससे आपके मराठी भाषा का उद्भव हुआ है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 115 देखिए कह रहा है ढूढ़ाड़ी बोली की बात कर रहा है। तो दोस्तों जो ढूढ़ाड़ी बोली है ये कहाँ की है, सबको पता है सर, इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, राजस्थान की है, तो ये तो क्लियर है। लेकिन ढूढ़ाड़ी बोली मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इसको जयपुरी भी बोलते हैं। बताइए जयपुरी कहाँ पे आता है सर। तो बताइए फटाफट सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा ढूढ़ाड़ी बोली की बात करते तो आपका ये पूर्वी राजस्थान होता है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कहाँ की है दोस्तों, पूर्वी राजस्थान की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है, बताइए सर। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर जो ब्रज भाषा है इसका उद्भव हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ब्रज भाषा के बारे में, तो अभी मैंने आपको बताया था ब्रज भाषा कौन से अपभ्रंश से हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी मैंने पश्चिमी हिंदी के बारे में बताया था ना, इसकी इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन बताया था मैंने पश्चिमी हिंदी के बारे में, किससे हुआ था, सौरसेनी से हुआ था। तो ब्रज भाषा भी आपकी पश्चिमी हिंदी में आता है। तो यहाँ पर भी जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर 4, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 देखिए क्या कह रहा है कि भैया ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, बताइए सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, गुजराती, मराठी या पुरानी बंगला। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। याद रखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है भैया आपकी पुरानी बंगला। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर 4, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की भाषा अपभ्रंश है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। 118, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है सर, पाली है, याद रखिएगा। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। पाली जो है संस्कृत भाषा की क्या है सर, अपभ्रंश है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, बताइए सर। भाषा का जो शुद्ध रूप है उसका ज्ञान किससे होता है, लिपि से, लिखित भाषा से, व्याकरण से, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट 119 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए दोस्तों। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है लिखित भाषा से होता है। किससे होता है दोस्तों, आपका लिखित भाषा से होता है। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताइए सर। हिंदी भाषा का जो जन्म है हुआ है किससे। अभी मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा के बारे में, हर चीज़ आपको बता रखी है ऑलरेडी। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी भाषा का जो जन्म है लौकिक संस्कृत से नहीं हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप अब तो रट गया होगा। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है किससे हुआ दोस्तों, आपका पाली प्राकृत से हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर 2, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मनई के दुई बेटवा रहित, ये मैंने पहले भी आपको करवा रखा है। बेसिकली ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धनमा जवन हमार होसा लागत होए तवन हम कदाई दा। तो ये बताना है कि आपको ये किस बोली की है, कौन सी बोली में इस तरह से बोला जाता है सर, बताइए। भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी या खड़ी बोली। फटाफट बताइएगा सर, ये कौन सी बोली है। तो बिल्कुल सही बात है सर, ये जो बोली है आपकी भोजपुरी बोली है। कैसी बोली है दोस्तों, आपकी भोजपुरी बोलिए। कई बार ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यही सेम लैंग्वेज, सेम आपका यही परिभाषा दे करके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है, बताइए सर। जो स्वयंभू हैं उन्होंने किस भाषा को देसी भाषा कहा है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा स्वयंभू को याद रखिएगा अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है दोस्तों। क्या याद रखिएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसलिए स्वयंभू ने अपभ्रंश, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर 3, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अपभ्रंश, क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। भाई किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। इसका जवाब आपको बहुत कम लोग जवाब मुझे पता है सही देंगे, बट सभी लोग कोशिश करते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है अवेस्ता हो जाएगा। बेसिकली जो अवेस्ता है ये एक ईरानी ग्रंथ है, और अवेस्ता और ऋग्वेद में बेसिकली बहुत सारी समानताएं भी है, और अवेस्ता में ही सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख हुआ है। तो याद रखिएगा जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, वही लोग यहाँ पर करेक्ट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी लोगों ने जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर 4, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं, बताइए सर। जो गांधी जी हैं इन्होंने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के टोटल 5 लक्षण बताए हैं। कितने दोस्तों, 5 लक्षण बताए हैं। उनका मानना था राष्ट्रभाषा ऐसी हो जो सरल हो और सहज हो, और साथ ही यह देश की एकता के बंधन में बांध सके। और गांधी जी ने इसी के आधार पर इनके 5 लक्षण बताए थे। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर 4, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। 125, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। 125, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम बात करते हैं 125 के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, भारत देश में सर्वाधिक आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। तो ये तो सबको पता है सर। 42% लोग, लगभग 42% लोग आपकी क्या बोलते हैं सर, हिंदी भाषा के रूप में यूज करते हैं, और 35% लोग जो है द्वितीय भाषा के रूप में यूज करते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, बताइए सर। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो याद रखिए दोस्तों, मानक हिंदी की अगर हम बात करते हैं, देखो मानक हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो मानक हिंदी से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, या शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या केवल पढ़ाई लिखाई काम की भाषा। इन चारों में अगर देखा जाए तो भाई साधारण बोलचाल की भाषा मानक हिंदी है नहीं, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा भी नहीं है, और केवल पढ़ाई लिखाई काम में लाई जाने वाली भाषा भी मानक हिंदी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो साहित्यिक पुस्तक है उनमें जो भाषाओं का यूज किया गया है वो आपका क्या है सर, मानक हिंदी है। तो जितने भी लोगों ने जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 127 है कि भैया संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टव्य होता है, बताइए सर। 127 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। संस्कृत भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो कहाँ पर दृष्टव्य होता है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, 127 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। बिल्कुल सही बात है सर। संस्कृत भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो कहाँ पर दृष्टव्य होता है, वो आपका ऋग्वेद में होता है। क्लियर है? और हिंदी मैंने आपको बता दिया था अविस्ता में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भैया साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं, बताइए सर। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली जो संस्कृत की भाषा है उसको क्या कहते हैं। 128 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली जो संस्कृत भाषा है उसको हम लोग बोलते हैं देव भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देव भाषा बोला जाता है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं दैविक संस्कृत या वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत, यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं, बट यहाँ पर देव भाषा बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। 129 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। भारतवर्ष में भैया हिंदी जो है इसको आप लोग किस वर्ग में रखेंगे, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। भारतवर्ष में आप लोग हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 129 है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 129 के बारे में तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर। तो भारतवर्ष में हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा इस वर्ग में रखेंगे। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है। 130 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिएगा दोस्तों, 130 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेस। तो यहाँ पर जो प्रेस है ये आपका समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो प्रेस है वो आपका समूहवाचक नहीं है। लोग, वर्ग, गण ये आपके सर समूहवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या कह रहा है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। 131 फटाफट सभी लोग जवाब दिए सर। व्यवस्था शब्द से पहले कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ जो है आपका विपरीत हो जाए। 131 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो व्यवस्था में अगर हम लोग क्या लगा दें, आ लगा दें तो क्या बन जाएगा, अव्यवस्था बन जाएगा। ये क्वेश्चन शायद कल भी हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि भैया निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। फटाफट बताइए सर, किस शब्द में आपका प्रत्यय लगा हुआ है। 132 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 132 का बताइए सर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 132 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, 132 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जादूगर में। देखिए जादूगर में देखा जाए तो घर यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। समझ में आ गया ना? जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सागर, नगर और अगर मगर शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर है? आते हैं 133 पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, बताइए सर। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है। 133 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों, आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर 4, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। तो कह रहा है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है, बताइए सर। जो विभावरी है वो आपका किस प्रकार का शब्द है। 134 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। विभावरी, याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं विभावरी के बारे में तो विभावरी आपका क्या है, एक तत्सम शब्द है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विभावरी तत्सम शब्द है। इसके अलावा विभावरी आपका एक स्त्रीलिंग शब्द भी है, और तो यहाँ पर रात्रि का पर्यायवाची भी होता है विभावरी, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है।
बताइए सर, उपसर्ग जिसमें ना हो, उपसर्ग रहित आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 135 बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उपसर्ग रहित शब्द के बारे में, तो यहाँ पर जो नित्य है, क्या है दोस्तों, आपका जो नित्य है ये आपका उपसर्ग रहित शब्द है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बताइए सर, लेखक शब्द जो है इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। 136 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। लेखक, देखिए लेखक की अगर हम बात करते हैं तो लेख प्लस आपका यहाँ पर होता है, लेख आपका एक धातु है, इसमें अक, देखिएगा अक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, आपका अक प्रत्यय लगने से बना हुआ है। तो लेख धातु में अक प्रत्यय लगने से आपका लेखक बना है। तो जितने लोगों ने जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर 4, वो लोग करेक्ट हैं। एक वाले भैया करेक्ट नहीं हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। बताइए 137, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए सर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। 137 सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर। तो देखिए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, और मैं तेरे को एक घड़ी देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर तो 3 देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मैं तेरे को नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तेरे को। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल अशुद्ध हो गया है। मैं तुमको या मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये यहाँ पर हो सकता है करेक्ट यहाँ पर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम आप सभी को बताना है। चलिए सर, संबंधवाचक सर्वनाम आप सभी को बताना है सर। क्वेश्चन नंबर 138 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 138 फटाफट सभी लोग जवाब दिए सर, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिए दोस्तों, 138 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो, देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है जो, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है, कोई आपका निश्चयवाचक है, कौन आपका प्रश्नवाचक है, और यहाँ पर जो वह है आपका ये निश्चयवाचक है। तो चारों मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर जो है आपका वो संबंधवाचक हो जाएगा। समझ में आ गया सर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए कह रहा है कौन सा शब्द आपका विशेषण है। 139 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। यहाँ पर कौन सा शब्द आपका जो है विशेषण है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलिए सर। 139 बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 139 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा निपट। देखिए पात्र है, खर्च है, चुपचाप है और निपट है। तो यहाँ पर निपट जो शब्द है आपका, ये एक विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं 140 पर। तो देखिए क्या आ रहा है, थोड़ा पानी दीजिए। जो थोड़ा शब्द है ये क्या है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा पानी दीजिए में जो थोड़ा शब्द है वो बेसिकली क्या है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। थोड़ा, तो याद रखिए दोस्तों, थोड़ा जो है यहाँ पर आपका विशेषण है। क्या है दोस्तों, आपका विशेषण है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद 141, माफ कीजिएगा कहाँ चला गया, चलिए 141 की अगर हम बात करते हैं, माफ कीजिएगा आ गया, कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बताइए सर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, मराठी, उड़िया या सिंधी, फटाफट बताइए सर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 141 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों, 141 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मराठी। तो यहाँ पर जो मराठी भाषा है दोस्तों वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है, इन चारों में आपका मराठी होगा। क्लियर है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अपभ्रंश की बात होती है तो मराठी भाषा जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो अपभ्रंश है वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अपभ्रंश की बात नहीं हो रही है, नहीं तो आप कुछ लोग सोचेंगे सर अभी आपने महाराष्ट्र बताया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। 142 फटाफट बताइए सर, उपसर्ग रहित यहाँ पर शब्द कौन सा हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस उपसर्ग रहित की अगर हम बात करें 142 की, तो यहाँ पर अधिक जो है आपका ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है अधिक, वो आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 143 कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताइए सर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है सर, 143 है। तो याद रखिएगा 143 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ सर, उपकार है, पढ़ाई है, लाभदायक है, अपनापन है। तो यहाँ पर उपकार जो है, उपकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भैया उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बताइए सर। फटाफट 144 का सभी लोग जवाब देते चलेंगे सर। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। 140 क्या नाम सर, 144। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 144 का बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 144 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दो वाला ऑप्शन आ। गमन शब्द को अगर विपरीतार्थक बनाना है तो आगमन कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक बन जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर 2, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं 145 पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, बताइए सर। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। जी हाँ, एडमिट कार्ड तो आ चुका है, आप सबको पता ही होगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। 145 फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 145 तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। 145 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आगाह। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आगाह हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगाह जो है आपका ये उपसर्ग रहित शब्द है, जबकि इसमें अवतार अव उपसर्ग सब में अव उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर है। 146 देखिए क्या कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, बताइए सर। कृदंत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। 146 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। देखिए 146 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं भैया कृदंत के प्रत्यय के बारे में, तो वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वो आपके कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 147 कह रहा है कि भैया पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 147 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है कौन सा। 147 सभी लोग जवाब दीजिए सर, क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों पाठिका शब्द में इका शब्द प्रत्यय लगा हुआ, क्या लगा है सर आपका इका प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या प्रत्यय लगा दोस्तों आपका इका प्रत्यय लगा हुआ है। समझ में आ गया ना। अप्रत्यय से सूखा, यहाँ पर देखा जाए तो अप्रत्यय से सूखा, भूला, जागा शब्द यहाँ पर। इसके अलावा झटका इससे बन सकता है, सूखा बना हुआ है, झटका से आपका झटका बन सकता है, लेखिका बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इका प्रत्यय से आपका क्या मतलब बड़ी ई जो है अध्यापिका बन जाएगा सर। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, बताइए सर। 148 फटाफट बताइए सर, निम्नांकित में से कौन सा शब्द आपका प्रत्यय युक्त है। 148 सभी लोग जवाब दीजिए सर, क्या हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर। तो याद रखिए दोस्तों 148 की अगर हम बात करते हैं तो 148 में प्रत्यय युक्त की बात कर रहा है ना। मलिन मालिन है, पराजय है, कुरूप है और आपका सजीव है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका प्रत्यय युक्त, जिसमें माली में देखा जाए तो माली में इन जोड़ने से आपका मालिन बनता है ना, तो आपका ये जो है प्रत्यय है इसमें। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कुरूप, पराजय और बात करते हैं यहाँ पर उपसर्ग, देखो कुपसर्ग है, परा उपसर्ग है और सजीव तो वैसे ही शब्द है। क्लियर है। 149 का जवाब दिए सभी लोग कि किस शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, बताइए सर। किस शब्द में भैया जो आवा प्रत्यय है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। 149 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 149 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लावा के बारे में, देखो लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा है सर, जबकि दिखावा में, चढ़ावा में, भुलावा में आवा प्रत्यय लगा हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका 3 है, इसमें भैया आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 150 सभी लोग जवाब दिए सर, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। चलिए फटाफट जवाब दिए सर। 150 में कौन सा शब्द आपका यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। मंजिल, भरमार, मर्यादा और यहाँ पर पुलिंदा। चलिए याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर 4 पुलिंदा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पुलिंदा जो है आपका दोस्तों पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर है। और तीनों की तीनों आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो भाई आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो भैया अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।